Good morning, students. In our last class, we have discussed the numericals that are based on the chapter atom. इसमें स्पेक्ट्रल लाइंस पर बेस्ड जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा हमने पढ़ा था उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे. That were the important numericals. Now today we are going to start our new topic, that is the excitation energy and excitation potential. क्या समझते हैं हम एक्साइटेशन एनर्जी से, ऑल्सो एक्साइटेशन पोटेंशियल से ये चीज डिस्कस करेंगे. एक्साइटेशन एनर्जी और एक्साइटेशन पोटेंशियल के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. बेसिकली हमको पता होना चाहिए इस शब्द का मतलब, दैट इज द एक्साइटेशन. वॉट डू वी मीन बाय द टर्म एक्साइटेशन, क्या समझते हैं हम एक्साइटेशन से, ये चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे. सो बेसिकली एक्साइटेशन होने का मतलब होता है एक्साइट होना. आपको पता है जब भी इलेक्ट्रॉन्स को बाहर से एनर्जी मिलती है तो वो एक्साइट होकर अपने हायर एनर्जी लेवल्स पे जाता है. तो यही प्रोसेस जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिली जिसके कारण वो अपने हायर एनर्जी लेवल पर जा पाया, इस प्रोसेस को बोला जाता है एक्साइटेशन, राइट. और एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है, वो पर्टिकुलर एनर्जी जिस पर्टिकुलर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन को ताकि वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जा सके, उस पर्टिकुलर एनर्जी को बोला जाता है एक्साइटेशन एनर्जी. सो एक्साइटेशन एनर्जी इज नथिंग बट that particular minimum energy which is required by the electron so that it can make a transition from one energy level, from the ground energy level to the excited energy level. So excitation energy is just that energy only. अब ये एनर्जी जो हमने देखी वो रेडिएशन के फॉर्म में मिल सकती है या इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, किसी भी फॉर्म में मिल सकती है. इस और सिमिलरली हम बाहर से कोई पोटेंशियल डिफरेंस देकर भी उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे सकते हैं सो दैट वो अपना ट्रांजिशन पॉसिबल कर सके एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल तक. तो जब वो पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस जो कि ज़रूरी होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाने के लिए, उस पर्टिकुलर पोटेंशियल को बोला जाता है excitation potential. So excitation potential is nothing but that minimum potential which is required by the electron to move from one energy level to the another energy level. अगर हम एक हाइड्रोजन एटम की बात करें तो आपको पता है हाइड्रोजन एटम में जो फर्स्ट एनर्जी लेवल होता है उसकी एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो सेकेंड एनर्जी लेवल होता है उसकी एनर्जी होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट. -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो जब कोई इलेक्ट्रॉन एन एक्साइटेड स्टेट 1 में है और अगर वो हायर एनर्जी लेवल में जाना चाहता है तो उसके लिए उसको कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और बेसिकली वही एनर्जी जो कि उसको रिक्वायर्ड है सो दैट इट कैन मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू द अनदर एनर्जी लेवल, दैट पर्टिकुलर एनर्जी इज कॉल्ड द एक्साइटेशन एनर्जी. सो दैट यू कैन से दैट द एक्साइटेशन एनर्जी for the transition n is equals to 1 to n is equals to 2 would be equals to E2 minus E1, or you can write it as -3.4 minus of 13.6, that is -3.4 plus 13.6, or you will get 10.2, right. 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो जो एनर्जी उसको रिक्वायर्ड होगी टू मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम n is equals to 1 to n is equals to 2 would be the 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी. सिमिलरली अगर मैं एक्साइटेशन पोटेंशियल की बात करूं तो एक्साइटेशन पोटेंशियल वो पोटेंशियल होता है जितने पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट एक इलेक्ट्रॉन को होती है सो दैट इट कैन मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम n is equals to 1 to n is equals to 2, or n is equals to 1 to n is equals to 3, 4, 5, 6, it can be on any one. So excitation potential कितना हो जाएगा 10.2
वोल्ट। तो जब मैं पोटेंशियल डिफरेंस मतलब 10.2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर पा रहा हूँ सो दैट इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी को गेन करके एक्साइटेड एनर्जी स्टेट में चला जाए, तो उस पर्टिकुलर पोटेंशियल को हम बोलेंगे एक्साइटेशन पोटेंशियल। नाउ इसी से मिलती जुलती एक और टर्म है हमारे पास, आयोनाइजेशन एनर्जी एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल, राइट? सो व्हाट डू वी मीन बाय द आयोनाइजेशन एनर्जी and ionization potential? That thing also we are going to discuss here. बेसिकली इसके पहले हमको समझना है कि आयोनाइजेशन स्टेट होती क्या है। सो आयोनाइजेशन स्टेट का मतलब होता है, आपने सुना होगा आयंस बनना, पॉजिटिव आयंस बन जाते हैं, नेगेटिव आयंस बन जाते हैं। सो बेसिकली ये आयंस बनते कैसे हैं और आयोनाइजेशन स्टेट जो होती है वो क्या होती है वो समझते हैं। आपको पता है किसी भी एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है, उसके बाहर ये ऑर्बिट्स हैं, इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं, राइट? अब जो इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के पास में है उनको हम बोलते हैं बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, और जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं उनको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, राइट? न्यूक्लियस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बीच में लगने वाला फोर्स कंपैरेटिवली कम होता है एज कंपेयर टू द फोर्स दैट इज एक्टिंग बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर इन द बाउंड ऑर्बिट्स। सो अगर इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बाहर एक्सटर्नल सोर्स से कोई एनर्जी मिलती है तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होकर अपने ऑर्बिट से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, और अगर उनको सफिशिएंट एनर्जी मिल जाती है तो वो अपने एटम को छोड़ के बाहर निकल जाते हैं। अब उस केस में क्या होगा कि यहाँ प्रोटॉन्स तो है, मान लीजिए पहले यहाँ पे 5 प्रोटॉन्स थे, तो और 5 प्रोटॉन के साथ साथ 5 इलेक्ट्रॉन्स भी थे, लेकिन इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गई और ये इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को छोड़कर एटम से बाहर चला गया, राइट? उस केस में क्या होगा, यहाँ पे प्रोटॉन तो अभी भी 5 ही है, इलेक्ट्रॉन 4 ही बचे हैं, तो उस केस में ये अब एटम नहीं होकर आयन बन गया है, और चूंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है एज कंपेयर टू द नेगेटिव चार्ज, दैट्स व्हाई this atom is called as the positive ion, right? So basically ionization या ions का मतलब होता है जब इलेक्ट्रॉन sufficient एनर्जी को गेन करके अपने एटम से बाहर निकल जाए, अपने ऑर्बिट से बाहर निकल जाए, अपने एटम से बाहर निकल जाए, तो उस पर्टिकुलर स्टेट को बोला जाता है आयोनाइजेशन स्टेट। और वो एनर्जी, वो मिनिमम एनर्जी जो किसी भी इलेक्ट्रॉन को रिक्वायर्ड होती है सो दैट इट कैन मूव आउट ऑफ द एटम is called as the ionization energy, right? अब अगर ये एनर्जी उसको पोटेंशियल के टर्म्स में मिल जाए, मतलब वो मिनिमम पोटेंशियल जो कि रिक्वायर्ड हो किसी भी इलेक्ट्रॉन के द्वारा सो दैट इट कैन एमिट आउट ऑफ इट्स atom, that particular that particular potential is said to be the ionization potential, right? किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए वो मिनिमम पोटेंशियल जो कि रिक्वायर्ड हो सो दैट वो अपने एटम से बाहर निकल जाए, उस पर्टिकुलर पोटेंशियल को हम क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। सो आयोनाइजेशन एनर्जी की अगर हम बात करें तो आयोनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन एटम के लिए अगर हम देखें तो हम क्या चाह रहे हैं कि कोई भी एटम जो है वो अपनी एनर्जी लेवल से इनफाइनाइट एनर्जी लेवल पे चला जाए, राइट? तभी वो एटम के बाहर जा पाएगा जब वो इनफाइनाइट एनर्जी लेवल पे चला गया। इनफाइनाइट से मतलब है यहाँ पे कि एटम के बाहर, और एटम के बाहर का मतलब क्या, इनफाइनाइट एनर्जी लेवल। और इनफाइनाइट एनर्जी लेवल की वैल्यू हमको मालूम है क्या हो जाएगी, 0। फर्स्ट एनर्जी लेवल की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है -13.6, सो दिस वुड बी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट? सो आयोनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन एटम के लिए क्या हो जाएगी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब कि अगर इतनी एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रॉन को मिलती है तो वो इलेक्ट्रॉन वो पर्टिकुलर एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, और वो इलेक्ट्रॉन अपनी मेटल सरफेस से बाहर अपनी एटम से बाहर चला जाएगा, राइट? सिमिलरली अगर ये एनर्जी उसको पोटेंशियल की टर्म्स में, मतलब कि अगर मैं 13.6 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई करूं किसी एटम के अक्रॉस,
तो वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा, और एनर्जी गेन करने के बाद वो इलेक्ट्रॉन अपनी मेटल सरफेस को छोड़कर या अपने एटम को छोड़कर बाहर चला जाएगा, और इस पर्टिकुलर वोल्टेज को बोला जाता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। वो पर्टिकुलर वोल्टेज जो कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को रिक्वायर्ड हो, सो दैट वो अपने इलेक्ट्रॉन को एमिट आउट कर सके, राइट। सो एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, सिंपल सी टर्म्स थी जिनका मतलब हमको पता होना चाहिए। नाउ the next topic that we are going to discuss is the explanation of angular momentum। आपको पता है बोर ने हमको एक चीज बताई थी कि केवल वही इलेक्ट्रॉन्स किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में मूव कर सकते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम जो है वो प्लैंक कांस्टेंट का मतलब h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल हो, राइट। ये चीज हमको बताई थी, दैट इज क्या बोल रहे हैं हम, किसी भी इलेक्ट्रॉन का अगर एंगुलर मोमेंटम इस h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल है, सिर्फ तो ही कोई इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में मूव कर सकता है, और अगर ऐसा नहीं है तो कोई इलेक्ट्रॉन उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में मूव नहीं कर पाएगा। ये चीज हमने देखा था कि बोर के एटॉमिक मॉडल से हमको समझ में आई थी, बट एक्चुअल में ये बोर जो है वो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। बोर ने अपना मॉडल दे दिया था, और उसके काफी सालों बाद श्रोडिंगर ने इस चीज को एक्सप्लेन किया था। श्रोडिंगर वाज आल्सो अ साइंटिस्ट। सो श्रोडिंगर ने बेसिकली ये थ्योरी थी बोर की, जिसको एक्सप्लेन किया था श्रोडिंगर ने, और श्रोडिंगर ने इसको एक्सप्लेन किया था डी ब्रोगली की मैटर वेव इक्वेशन की हेल्प से, राइट। सो बेसिकली मॉडल बोर का था, एक्सप्लेन श्रोडिंगर ने किया था, और किसकी थ्योरी के बेसिस पे किया था, डी ब्रोगली की थ्योरी के बेसिस पे। सो ये जो हमने पढ़ा कि एंगुलर मोमेंटम nh/2π होना चाहिए, ये चीज कहाँ से आई थी वो चीज समझते हैं कि किस तरीके से श्रोडिंगर ने हमको ये बताया दैट L should be equals to nh/2π। So explanation of Bohr's angular momentum postulate using de Broglie wave equation। बोर का जो एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्लेनेशन था उसको हम समझेंगे किसकी हेल्प से, डी ब्रोगली की वेव इक्वेशन की हेल्प से। डी ब्रोगली वेव इक्वेशन, तो डी ब्रोगली वेव इक्वेशन की हेल्प से बोर के एंगुलर मोमेंटम को हम यहाँ पे समझ रहे हैं। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। सो बेसिकली आपको एक चीज पता है डी ब्रोगली की मैटर वेव इक्वेशन से दैट लैम्डा इज इक्वल्स टू h/p, where lambda is the wavelength of the radiation that we are talking about, h is the Planck constant and p is the momentum। also आपको एक चीज पता है कि मोमेंटम किसके बराबर होगा, m into v के बराबर। तो यहाँ पे हमारे पास अगर मैं वैल्यूज पुट कर दूं, सो एक्सप्रेशन हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन में mv, where m is the mass and v is the velocity, राइट। अब किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट में केवल वही मूवमेंट्स अलाउड होंगे जिसमें कि जिन ऑर्बिट्स का सर्कमफेरेंस जो है वो लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल है, राइट। केवल वही ऑर्बिट्स अलाउड होंगे जिनका सर्कमफेरेंस इंटीग्रल मल्टीपल होगा वेवलेंथ का, राइट। So 2πr is the circumference of the orbit, n is the integral multiple, n can be any integer, और lambda is the wavelength। यहाँ से अगर मैं यहाँ पे lambda की वैल्यू ही पुट कर देता हूँ, so that I will get this 2πr is equals to n into lambda की जगह हमने लिख दिया h upon में mv, this thing we have put here,
इस mv को हम इधर भेज देते हैं सो दैट इट विल बिकम 2 pi r into mv is equals to nh। इसको हम थोड़ा सा टर्म्स को अरेंज कर देते हैं तो ये हो जाएगा mvr is equals to nh। You know that this mvr is equals to the angular momentum। mvr किसके बराबर होता है? एंगुलर मोमेंटम के, जिसको हम नोट करते हैं कैपिटल L से। सो आपके पास आ गया 2 pi into L is equals to nh, or you can write this as L is equals to nh by 2 pi। और यही चीज हम लोग स्टार्टिंग में डिस्कस कर रहे थे कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए h बाई 2 पाई का। केवल तभी कोई इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में मूव कर सकता है, अदरवाइज द इलेक्ट्रॉन कैन नॉट मूव इन दैट पर्टिकुलर ऑर्बिट। Now the next topic that we are going to discuss is the shortcomings of Bohr's atomic model। Basically इतने सारे atomic model पढ़ने के बाद बोर ने भी अपना एक मॉडल दिया था जो कि बहुत हद तक करेक्ट था, लेकिन उसमें भी कुछ कमियां थी। बेसिकली व्हाट वर दैट शॉर्टकमिंग्स एंड व्हाट वर दैट limitations of Bohr's atomic model, that limitations or that shortcomings we are going to discuss here। So समझते हैं कि बोर के एटॉमिक मॉडल की क्या शॉर्टकमिंग्स थी, क्या कमियां थी। शॉर्ट कमिंग्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर के एटॉमिक मॉडल की क्या शॉर्टकमिंग्स थी, क्या कमियां थी, वो चीज डिस्कस करते हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट, पहली चीज जो थी, बोर का एटॉमिक मॉडल जो है वो हाइड्रोजन इनिक एटम्स को सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर पाया था। बोर के एटॉमिक मॉडल की हेल्प से जो हाइड्रोजनिक एटम्स होते हैं उनको तो आप सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन ऐसे एटम्स जो कि हाइड्रोजन के एटॉमिक मास का फ्रैक्शनल वैल्यूज होल्ड करते हैं, उस तरीके के एटम्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे हम बोर की हेल्प से, बोर के एटॉमिक मॉडल की हेल्प से, राइट। सो हाइड्रोजनिक एटम मतलब हाइड्रोजन लाइक एटम्स जो थे वो तो सक्सेसफुली एक्सप्लेन किए जा सकते हैं इस मॉडल की हेल्प से, बट जो ऐसे एटम्स जो कि हाइड्रोजन के अनलाइक बिहेवियर शो करते हैं उन एटम्स को एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है बोर का एटॉमिक मॉडल की हेल्प से। नेक्स्ट पॉइंट वुड बी, हाइड्रोजन एटम के बारे में जब हमने स्पेक्ट्रल लाइंस पढ़ी थी तो 5 स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में बात की गई थी। बोर का एटॉमिक मॉडल 5 स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में बात करता है। बेसिकली सबसे पहले लाइमन, बामर, पाशन ब्रैकेट एंड पीफुल्ड। सो जब स्पेक्ट्रल लाइन की बात की गई हाइड्रोजन एटम के बारे में तो इन 5 लाइंस को एक्सप्लेन किया गया, बट इन 5 लाइंस का जो ओरिएंटेशन था, इन 5 लाइंस का जो ओरिजिन था उसको ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सो जब इन स्पेक्ट्रल लाइंस की स्टडी की गई हाई रिजोल्यूशन स्पेक्ट्रोग्राफ की हेल्प से, बेसिकली क्या होता है आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। सो जब हाई रिजोल्यूशन स्पेक्ट्रोग्राफ की हेल्प से इस स्पेक्ट्रल लाइंस की स्टडी की गई तो हर एक ये पाया गया कि हर एक स्पेक्ट्रल लाइन जो होती है वो बहुत सारी क्लोजली पैक्ड स्पेक्ट्रल लाइन से बनी होती है, राइट। कोई भी स्पेक्ट्रल लाइन बहुत सारी क्लोजली पैक्ड स्पेक्ट्रल लाइन से मिलकर बनी होती है, ये चीज पाई गई। और ये जो मॉडल था बोर का एटॉमिक मॉडल, वो इन 5 स्पेक्ट्रल लाइंस के ओरिजिन के बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया, तो ये भी एक कमी थी बोर के एटॉमिक मॉडल की। Also this model could not predict the relative intensities of the various spectral lines। अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइंस जो होती हैं उनकी इंटेंसिटीज भी अलग अलग होती हैं, तो उनकी रिलेटिव इंटेंसिटीज के बारे में भी ये मॉडल हमको कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाया सही से। सो अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइन की अलग अलग इंटेंसिटीज जिसके बारे में
we could not be able to analyze with the help of this atomic model, that is the Bohr's atomic model. एक चीज और, जीमन इफेक्ट क्या होता है वो आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे. बेसिकली जीमन इफेक्ट जो था उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था बोर्स का एटॉमिक मॉडल. दैट इज स्पेक्ट्रल लाइन का के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का क्या इम्पैक्ट होगा, राइट. मतलब स्पेक्ट्रल लाइंस पे के आसपास, स्पेक्ट्रल लाइंस के आसपास अगर मैं एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर देता हूँ किसी एटम के आसपास, तो उस केस में जो स्पेक्ट्रल लाइंस हमको ऑब्टेन होंगी उसका इस पर क्या इफेक्ट होगा उसको भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था. दैट इज जीमन इफेक्ट को, वो एक तरीके का इफेक्ट होता है जिसके बारे में हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, उसको भी ये मॉडल जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, राइट. एक चीज और, यहाँ से रिडबर्ग्स कांस्टेंट की जो वैल्यू आपके पास आई थी बोर के एटॉमिक मॉडल की हेल्प से, रिडबर्ग कांस्टेंट की जो वैल्यू आई थी दैट वाज अप्रोक्सीमेटली 1.03 into 10⁷ मीटर इनवर्स, राइट. ये वैल्यू आई थी जब आपने उस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया था, दैट इज रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू. ये जो वैल्यू थी वो वो थ्योरेटिकल वैल्यू थी, लेकिन जब इस पर बेस्ड इसको वेरीफाई करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए तो कभी भी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो इस थ्योरेटिकल वैल्यू से मैच नहीं कर रही थी. जैसे हमने न्यूमेरिकल्स भी किए थे तो हमने उन न्यूमेरिकल्स में वैल्यू ली थी ये, बिकॉज दिस वाज द थ्योरेटिकल वैल्यू और ये जो थी वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी. सो एक रीजन ये भी था बोर के मॉडल के फेल होने का कि जो रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू थ्योरेटिकली उन्होंने एक्सप्लेन की थी अपने मॉडल की हेल्प से, वो वैल्यू मैच नहीं कर रही थी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स से. So these were certain things which could not be explained by the Bohr's atomic model, और ये कुछ कमियां थी बोर के एटॉमिक मॉडल में, राइट. सो हैंस अवर चैप्टर इज कंप्लीटेड. इस तरीके से एटम्स की जो डिस्कवरी है या एटम के स्ट्रक्चर के बारे में अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज दिए. दैट ऑल द थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड हियर. और ज़्यादा डिटेल में इट्स अ पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिस आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे इससे ज़्यादा डिटेल में. So that's all for today's class, students. From our next class we are going to start our new chapter. Thank you.